हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 16 से 18 दिसंबर तक के आरआरबी जेईई के सभी शिफ्टों के जीके जीएस के क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। जितने भी क्वेश्चन मिल पाए तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। इससे हम आगे आने वाले एग्जामों में वीडियो बनाए, जैसे कि अभी टेक्नीशियन का एग्जाम होगा उसके लिए भी, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर हॉकी भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं। तो भारतीय जूनियर हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? पीआर सीरीजेस भारतीय हॉकी टीम के एक गोलकीपर है। कौन है गोलकीपर? और ये, ठीक है। और इन्होंने जो पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। पीआर सीरीजेस के सम्मान में हॉकी इंडिया ने उनकी जर्सी नंबर 16 को रिटायर किया है। तो पीआर सीरीजेस की कितनी जर्सी नंबर 16 इससे रिटायर किया गया है, ठीक है। और ऐसे ही किसकी और रिटायर हुई है? सचिन की जर्सी नंबर और रिटायर हुई है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक है जिसके लेखक है सलमान रशदी। और सलमान रशदी का ये उपन्यास है। सलमान रशदी को 1981 में बुकर पुरस्कार मिला था इसी पुस्तक के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। इनकी और अन्य पुस्तकें देखते हैं, जैसे द सैटेनिक वर्सेस, दूसरा सैम, तीसरा द जैगुआर स्माइल, ठीक है। चौथी पुस्तक है हारून एंड द सी ऑफ स्टोरेज। पांचवी है इमेजिनरी होम्सलैंड एसेज एंड क्रिटिसिज्म। छठवीं है द मूवर्स लास्ट साई। सातवीं है द फायरबर्ड्स नेस्ट। आठवीं है द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, ठीक है। ये इनकी कुछ पुस्तकें थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था मीनाक्षी मंदिर की शैली में बना है। तो मीनाक्षी मंदिर की शैली बना है द्रविड़ शैली में। और द्रविड़ कहाँ की है? द्रविड़ साउथ इंडिया की है, ठीक है। नागर कहाँ की है? नागर है नॉर्थ इंडिया की। और बेसर शैली कहाँ की है? बेसर जो नागर और द्रविड़ दोनों से मिलकर बनी है उसे बेसर शैली कहते हैं, ठीक है। तो द्रविड़ शैली देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो मीनाक्षी मंदिर की शैली कौन सी है? दक्षिण भारतीय संस्थापक कला, इसे द्रविड़ की शैली कहते हैं। और मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पांड्या राजवंश ने कराया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन है या कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसने दिल्ली में इसने क्या बनवाया है? कुतुब मीनार का निर्माण इसने चालू कराया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? तो भारत के पहले अटॉर्नी जनरल या भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी थे एम.सी. शीतलवाड़ भारत के पहले महान्यायवादी थे। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं। भारत के महान्यायवादी से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे भारत के महान्यायवादी सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, यानी महान्यायवादी भारत सरकार का वकील होता है एक तरीके से, ठीक है। मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, यानी भारत सरकार जितने मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में होंगे उन्हें सब कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। वह भारत के सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्राथमिक अधिवक्ता यानी वकील होता है। भारत के महान्यायवादी संघ कार्यकारिणी का हिस्सा होते हैं, यानी कार्यपालिका की जितनी बैठकें होती हैं संसद में उन सब में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करने का अधिकार होता है, यानी संविधान में महान्यायवादी के पद की समय सीमा तय नहीं है। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा जब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा। और महान्यायवादी को कोई वेतन भी नहीं मिलता है। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है, यानी जितना राष्ट्रपति चाहेंगे उतना उसे वेतन देंगे उसके काम के लिए। और वह अपना काम प्राइवेट में भी कर सकता है बाहर। तो महान्यायवादी को कोई वेतन नहीं मिलता, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। भारत सरकार का एक तरह से वकील होता है। और पहले कौन थे? पहले थे एम.सी. शीतलवाड़ और वर्तमान कौन है? आर वेंकट रमणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में संविधान के आर्टिकल 76 में महान्यायवादी से संबंधित है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा जाता है नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है वर्तमान में? तो नाटो शिखर सम्मेलन 2024 वाशिंगटन डीसी यूएसए में हुआ था, अमेरिका में हुआ है नाटो का। ठीक है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय ब्रिसेल्स बेल्जियम में स्थापना हुई थी 1949 में। इसका 2025 का सम्मेलन का होता नीदरलैंड हेंग में। इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 32। कितने सदस्य? 32। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18वीं लोकसभा का में विपक्ष का नेता कौन है? तो 18वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता है राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। राहुल गांधी तो पीएम शैडो कहा जाता है, शैडो पीएम। शैडो पीएम का क्या मतलब होता है? SHADOW, शैडो पीएम। शैडो पीएम कौन है? राहुल गांधी। और लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी। लोकसभा में पक्ष का नेता कौन है? वो होता है प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऐसे देखते हैं राज्यसभा में सदन का नेता जेपी नड्डा। राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है, और जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है? वो आप कमेंट करके बताना। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 251 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 251 का संबंध संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के बीच असंगतता से है। यानी इसका मतलब ये हुआ आर्टिकल 251 का संबंध है कि कोई जैसे 3 चीजों पर कानून बनते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और विषय सूची। ठीक है, तो राज्य सूची के अंतर्गत राज्य जो भी कानून बनाएगा, अगर वो कोई कानून ऐसे होते हैं जो है ना देश को नुकसान पहुंचाए तो संसद उसे खत्म कर सकती है। तो 251 का संबंध किससे है? 251 का संबंध है संसद और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1917 में किसने भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी? तो 1917 में भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। भारतीय महिला संघ को स्त्री धर्म नामक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। ठीक है, किस संघ ने? भारतीय महिला संघ ने स्त्री धर्म पत्रिका किसने प्रकाशित की? भारतीय महिला संघ ने। 1917 बना कब? 1917 में। किसने बनाया? एनी बेसेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया था नारी बंधन अधिनियम से। तो नारी बंधन अधिनियम 2023 से एक संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो नारी बंधन अधिनियम कौन सा विधेयक है? तो 128वां संशोधन विधेयक। कौन से नंबर का विधेयक है ये? 128वां संशोधन विधेयक है नारी बंधन अधिनियम। ठीक है, और इस नारी बंधन अधिनियम में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है संघ में और केंद्र शासित प्रदेश में सब में, जिसमें दिल्ली यूटी भी आते हैं और स्टेट भी आते हैं। और यह आरक्षण कितने देर के लिए? 15 सालों के लिए महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 33%। ठीक है, नारी बंधन अधिनियम 2023 128वां संशोधन विधेयक आरक्षण 33% 15 साल के लिए मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडॉक्स अपक्रिया से संबंधित पूछा गया था। तो रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं? वह अपक्रियाएं जिसमें एक क्रिया वह अपक्रिया तो रेडॉक्स अपक्रिया किन्हें कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया वे अपक्रिया होती हैं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। तो देखते हैं, तो रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें एक क्रिया कारक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे क्रिया कारक का अपचयन होता है। नहीं, ऐसी अपक्रिया जिनसे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। और ऐसे क्या है? उदासीनीकरण में क्या होता है? उदासीनीकरण होती है उसमें अम्ल और क्षार मिलकर एक लवण बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण कहते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं रेडॉक्स अपक्रिया के, जैसे CuSO4 प्लस Zn की अपक्रिया कराई, CuSO4 की क्रिया कराई गई जिंक के साथ, तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस Cu। इसमें Zn तथा ZnSO4 का ऑक्सीकरण है। Zn का क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है SO4 के साथ, तथा CuSO4 और तथा Cu का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं जैसे Fe2O3 3CO। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा 2Fe3CO2।
इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ, इसमें Fe2O3 तथा 2Fe का अपचयन हुआ है तथा 3O2 3CO तथा 3CO2 का ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके उपयोग कहाँ होता है? रेडॉक्स अपक्रिया का, रेडॉक्स अपक्रिया के उपयोग होते हैं विद्युत रासायनिक कोशिकाओं में धातु अयस्कों के शुद्ध धातु निकालने में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, सफाई उत्पादक बनाने में और नाइट्रिक एसिड बनाने में। तो रेडॉक्स अपक्रिया का उपयोग सफाई उत्पादक बनाने में, नाइट्रिक एसिड बनाने में, शुद्ध धातु अयस्कों से शुद्ध धातु निकालने में और विद्युत रासायनिक कोशिकाओं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 6। कितने बनाए गए थे? 6। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 यूटी बनाए गए थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था 22 दिसंबर 1953 को, और 22 दिसंबर 1953 को। 1956 में कितने नई यूटी बनाई गई? 6। और राज्य कितने बनाए गए? नए 14। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 46वें यूनेस्को सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 46वां यूनेस्को सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में कहाँ? नई दिल्ली में हुआ था भारत मंडपम में। ठीक है, यूनेस्को शिखर सम्मेलन 46वां नई दिल्ली। यूनेस्को की स्थापना करी गई है 1945 में। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस की फ्रांस में। और भारत यूनेस्को का संस्थापक सदस्य है। स्थापना के समय ही इसका सदस्य था। अब देखते हैं यूनेस्को संबंधित यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 43 स्थल शामिल हैं। इनमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक तथा 1 मिश्रित है। ठीक है, तो भारत में कितने हैं विश्व धरोहर स्थल? 43, 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित। भारत दुनिया में 6ठे नंबर पर सबसे ज्यादा संस्कृत विश्व धरोहर वाला देश है। कितने नंबर पे? 6ठे नंबर पे है सबसे ज्यादा में। तो भारत की पहली साइट कौन थी? तो भारत की पहली साइट ली गई थी अजंता और एलोरा की गुफाएं अलग अलग, आजरा का किला और आजरा का ताजमहल 1983 में पहली बार इस सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में जोड़े गए कुछ, जैसे कि 43वां है मोद्रूम, 42वां था होयसला के मंदिर। ठीक है, और 41वां था शांति निकेतन, 40वां था कार्तिकीय रुद्रेश्वर। ये अभी हाल ही में। इनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मोहितम ये कौन सा है? 43वीं साइड है। होयसला के मंदिर 42वीं साइड है, ये असम में है और ये कर्नाटक के मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बना है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ बना है? सासाराम बिहार में। ऐसे देखते हैं, अकबर का मकबरा बना है सिकंदरा आगरा में, और जहांगीर का मकबरा बना है लाहौर पाकिस्तान में, शाहजहां का बना है आगरा में, और औरंगजेब का बना है दौलताबाद में बीबी की बाग के बगल में। शेरशाह सूरी का सासाराम में, औरंगजेब का आगरा में ताजमहल में, उसकी बीबी के बगल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 20 का संबंध किससे? आर्टिकल 20 का संबंध है दो अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब किसी व्यक्ति को तुम डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ गवाही दे, ये इसके संबंध में आर्टिकल 20। ठीक है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आइए प्रमुख देखते हैं अधिकार, मौलिक अधिकार। तो पहला कौन का? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, और सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। समता का अधिकार में, समानता का अधिकार में 14 से 18, स्वतंत्रता में 19 से 22, शोषण में 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बाबा साहब ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इसमें कितनी प्रकार की रिट जारी होती है? 32 में 5 प्रकार की रिट जारी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया और कब कराया? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली के कुतुब मीनार पर में स्थित है, और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब कराया? 1193 ईस्वी में। ठीक है,
इल्तुतमिश ने मस्जिद का निर्माण पूरा करवाया। कुतुबुद्दीन ये जो मस्जिद है इसका निर्माण कार्य स्टार्ट कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? पूरा कराया इल्तुतमिश ने। और ये जो मस्जिद है ये मस्जिद कहाँ पर है? ये मस्जिद है कुतुब मीनार के अंदर। कहाँ है? कुतुब मीनार के अंदर। कौन सी मस्जिद है? कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, तो निर्माण कार्य किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को ध्वस्त मंदिर के अवशेषों से बनाया गया था। ये जो मस्जिद है ये कहाँ बनी है? ये मंदिर के ऊपर बनी है। पहले यहाँ 27 जैन मंदिर का निर्माण हो रहा था, लेकिन बाद में यहाँ एक विष्णु मंदिर बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था मोटो जीपी ने भारत के ब्रांड किस भारतीय को अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है भारतीय एडिशन के लिए? तो मोटो जीपी ने भारतीय एडिशन के लिए किसे अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है? पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को, क्योंकि शिखर धवन ने अब संन्यास ले लिया है क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1927 में भीमराव अंबेडकर ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 1927 में भीमराव अंबेडकर ने महाड़ में आयोजित किया था। क्या था? महाड़ सत्याग्रह। किसका आंदोलन किया था? महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया था भीमराव अम्बेडकर ने 1927 में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के बम्बई में। इस सत्याग्रह का मकसद दलितों को सार्वजनिक और चबदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाना था। ठीक है, तो महाड़ सत्याग्रह से संबंधित कौन है? भीमराव अम्बेडकर। और महाड़ सत्याग्रह में क्या हुआ था? जो है ना पहले के दलित लोग के उन्हें कुएं में पानी नहीं पीने दिया जाता, उसका अधिकार दिलाया था भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है, महाड़ सत्याग्रह को चबहार तालाब सत्याग्रह या महाड़ का मुक्ति संग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रतिरोधक पदार्थ की आकृति और तापमान पर निर्भर करती है। प्रतिरोधक पदार्थ की आकृति और आधार से स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट क्या है? प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता को विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध भी कहा जाता है। प्रतिरोधकता को विशिष्ट विद्युत प्रतिरोध भी कहा जाता है। अब ऐसे पूछ लिया गया प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध R बराबर टाउ L अपॉन A लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रतिरोध काय पे निर्भर करता है? प्रतिरोधकता लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान और क्षारक की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोध। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 को, जो कला, संगीत आदि 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 साहित्यिक हिस्से पारंपरिक होते हैं उन्हें। ठीक है, तो भारत के अनुच्छेद 80 में के मुताबिक राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, खेल के क्षेत्र में अधिक ज्ञान या अनुभव रखते हैं। राज्यसभा के बाकी 328 सदस्य राज्यों और यूटी से आएंगे। तो भारत में कितने आते हैं? 12 आते हैं मनोनीत करते, 238 आते हैं वैसे। तो टोटल कितने अधिकतम? 250 सदस्य हैं। ठीक है, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कपिल परमार का संबंध किससे खेल से है? तो कपिल परमार का संबंध किससे? पैरा जूडो से। किससे? पैरा जूडो से। ठीक है, और कपिल परमार ने 2024 के पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पैरा पदक जीता था। और कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। तो कपिल परमार का संबंध किससे? पैरा जूडो से। 2024 के पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वही भारत के पहला नेक्स्ट पैरा ओलंपिक पदक जीता, इतिहास रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 21 में क्या नहीं आता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें 2-4 ऑप्शन दिए गए थे। तो क्या आता है ये पता चल जाए तो ये अपने आप पता चल जाएगा क्या नहीं आता है। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में जरूरी जानकारी। जैसे यह अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता। पहले तो किसी व्यक्ति को कानून द्वारा तय प्रक्रिया के बिना उसके जीवन या व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित नहीं किया जा सकता, पहला। दूसरा था यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों को दोनों को उपलब्ध है।
तीसरा था 21 वाला, यह अनुच्छेद मनमाने और गैर कानूनी हिरासत पर रोक लगाता है। ठीक है, नेक्स्ट, यह अधिकार निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी शामिल है 21 में। और अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी अपराध के आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार होगा। ठीक है, और यह अधिकार केवल जानवरों के अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। तो आर्टिकल 21 का संबंध है इन सबसे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि वैध कारावास भी सभी मौलिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते। अगर किसी व्यक्ति को कारावास की सजा हुई है तो वो भी उसके मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आर्टिकल 239 का संबंध किससे है। तो आर्टिकल 239 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 200 भारतीय संविधान के आर्टिकल 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति करते हैं। तो 239 का संबंध किससे है? एक यूटी में जो प्रशासन चलता है उसे कौन चलाता है? उसे राष्ट्रपति चलाते हैं। यानी यूटी के राज्यपाल हैं वो कौन निर्धारित करेगा? वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। जैसे दिल्ली में सरकार बनती है, वहाँ पे उपराज्यपाल बनता है, तो वो कौन से अनुच्छेद 239AA के तहत दिल्ली में जो उपराज्यपाल बनता है उसके पास पावर होती है। ठीक है, और एक मुख्यमंत्री भी बनता है। 239 का क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति तय करेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को भी या किसी भी आसपास के केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल इस तरह नियुक्त होने पर अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से काम राज्यपाल जो यूटी में राज्यपाल नियुक्त होगा वो अपने मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से अपने काम करेगा। ठीक है, और दिल्ली के संबंध में क्या है? दिल्ली के संबंध में 59वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCT घोषित किया गया था। NCT के लिए एक विधानसभा होगी जिसके सभी सदस्य दिल्ली के मतदाता चुनेंगे। तो 59वां संविधान संशोधन किससे है? दिल्ली में एक जो सीएम बनता है उससे। 59वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, दिल्ली के प्रशासन से है। और NCT विधानसभा से जुड़े मामलों में अनुच्छेद 324 से 2729 के प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था अम्लीय वर्षा pH मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। यदि वर्षा हो रही है और उसका pH मान 5.6 से कम है तो वो वर्षा कैसी मानी जाएगी? अम्लीय। और अम्लीय और क्षारीय की हम भेद कैसे निर्धारित करते हैं? pH मान अगर 7 से जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, 7 से जितना अधिक होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। यदि वर्षा का नाम 5.6 से कम है तो वो कैसे होगा? अम्लीय। ठीक है, अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक क्या है? तो अम्लीय वर्षा के मुख्य कारक हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 NO2, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33, यानी 1 से ज्यादा होता है जल का अपवर्तनांक। पानी के अपवर्तनांक का मतलब है कि निर्वात में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल के 1.33 गुना तेजी से चलती है। ठीक है, क्या है कि निर्वात में प्रकाश पानी में 1.33 गुना तेज से चलता है। पानी की अपेक्षा निर्वात में प्रकाश तेज चलता है, इसका ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश उतना ही ज्यादा झुकेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा झुकेगा। अपवर्तनांक के जरिए वस्तु की पहचान की जा सकती है। ठीक है, और कुछ पदार्थ और उसके अपवर्तनांक देखते हैं। जैसे पानी का तो तुम्हें पता ही है 1.33, वायु का है 1.003003, एल्कोहल का होता है 1.36, कांच का होता है 1.52, कांच का कितना होता है? कांच का होता है 1.52, एल्कोहल का 1.36, अपवर्तनांक वायु का होता है 1.003, यानी वायु का लगभग एक ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वाड से संबंधित, किससे? QUAD, क्वाड से संबंधित क्वेश्चन था। क्वाड क्या है? क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। यह इन चारों देशों का अनौपचारिक मंत्र है। कैसा है? अनौपचारिक मंच है।
इस समूह का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में साउथ चाइना सी में अपनी सेना को मजबूत करना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। और क्वाड की स्थापना कब हुई थी? 2007 में हुई थी। कब हुई थी? 2007 में। क्वाड समिट 2024 कब हुआ है? क्वाड 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? अमेरिका के डेलावेयर में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वाड का सम्मेलन 2024 वाला कहाँ हुआ है? अमेरिका के डेलावेयर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा? चक्रवात दाना का नाम किस देश ने रखा? चक्रवात दाना का नाम इस चक्रवात को सऊदी अरब ने दिया, जिसका अर्थ होता है उदारता। ठीक है, क्या होता है? उदारता। तो आज के जो क्वेश्चन थे और कुछ बताते हैं, जैसे कि मैथ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है a+b+c का होल स्क्वायर। इस पे हर एक शिफ्ट में 2-2 की 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है 2 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस से, एक क्वेश्चन आ रहा है 2 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस से के, दो इससे आ रहे हैं और परसेंटेज से आ रहे हैं दो। सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर बांध कहाँ में है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चांदी और तांबे पर बनने वाली कोटिंग का रंग कैसा होता है? यानी जब चांदी और तांबे को खुले में छोड़ दिया जाता है तो उसमें कैसा रंग पड़ जाता है? तो चांदी का हो जाता है ब्लैक और कॉपर का हो जाता है ग्रीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 39A का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 39A का संबंध है समान न्याय के अधिकार से। किसके? समान न्याय के अधिकार से। और ये DPSP के हैं। और कुछ देख लेते हैं DPSP के अनुच्छेद, जैसे कि आर्टिकल 39 स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन। 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत का गठन। आर्टिकल 41 काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 43 कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रयास सरकार करेगी। आर्टिकल 43A उद्योग के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता। और आर्टिकल 44 है URR। ठीक है, UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, आज़ादी के बाद। वैसे गोवा में तो पहले ही से है। आर्टिकल 45 है। आर्टिकल 45 6 वर्ष की कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा का प्रबंध। ठीक है, इसमें 6 से कम। और आर्टिकल 21 में कितना है? 6 से ज़्यादा। ठीक है, वो मौलिक अधिकार है। ये DPSP है। आर्टिकल 48 है पशुपालन और कृषि और पशुपालन संगठन। आर्टिकल 48A पर्यावरण वन तथा वन जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 राष्ट्रपति से न्यायपालिका का कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग पृथक्करण। आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो आर्टिकल 67 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 67 के तहत। तो उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स की एक ट्रिक है, उसका देख लेते हैं। ट्रिक है उसका निकास से नहीं है। क्या ट्रिक है? ट्रिक है उसका निकास से नहीं है। ठीक है, तो ऊ से हो गया राष्ट्रपति आर्टिकल 63। सा के हो गया सभापति, यानी उपराष्ट्रपति सभापति होता है आर्टिकल 64। का से हो गया कार्य उपराष्ट्रपति की कार्य आर्टिकल 65। नी से हो गया निर्वाचन आर्टिकल 66। का से हो गया कार्यकाल कितना होगा? ये है 67 और इसी में है उसका। ठीक है, और नेक्स्ट निकास। सा से हो गया समय, कितने समय तक रहेगा? आर्टिकल 68। और सा से हो गया शपथ आर्टिकल 69। और नी से हो गया निर्वाहन आर्टिकल 70। ये हो गया उपराष्ट्रपति के प्रमुख आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। और कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? WH ह्यूम ने की थी। ठीक है, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र BC बनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन को क्या कहते हैं? तो हाइड्रा में प्रजनन को बडिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बडिंग या कलकैन। और हाइड्रा में दोनों प्रकार का प्रजनन होता है।
फिर था लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन किसमें होता है? हाइड्रा में, ठीक है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसे बडिंग या कलिका यान में हाइड्रा अपने शरीर पर छोटी छोटी कलिकाएं बना लेता है और ये कलिकाएं परिपक्व होकर एक नए हाइड्रा में बदल जाती हैं। हाइड्रा में प्रजनन के अलावा विखंडन और यौन प्रजनन भी होता है। तो हाइड्रा ऐसा पौधा है जिसमें लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है, ठीक है। तो हाइड्रा में प्रजनन को कहते हैं बडिंग या कलिकायान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये करंट अफेयर्स के संबंधित है। तो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डिक सूप, ठीक है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है वर्तमान में? तो कौन है? जेपी नड्डा, ठीक है। ये वर्तमान मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? तो संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। किसके? बल के। अगला क्वेश्चन तारों का टिमटिमाना। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? तो तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था कि अम्ल और क्षार मिलकर कौन सी अपक्रिया करते हैं? तो अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण अपक्रिया करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया। इस अपक्रिया में अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे कि अम्ल प्रोटॉन दान करता है या तो इलेक्ट्रॉन स्वीकार करता है। अम्ल जो होगा वो प्रोटॉन को दे देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार कर लेगा। जबकि क्षार इसका विपरीत होता है, प्रोटॉन स्वीकार करता है और इलेक्ट्रॉन दान करता है, पहला। दूसरा, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखते हैं। किसी रसायन की अम्लता या क्षारता, कोई रसायन अम्लीय है या क्षारीय है, ये जानने के लिए हम पीएच का उपयोग करते हैं। और पीएच में 0 से लेकर 14 तक नंबरिंग होती है, जिसमें 7 नंबर पे न्यूट्रल होता है। 7 नंबर पे क्या होता है? 7 नंबर पे न्यूट्रल होता है, यानी 7 नंबर पे उदासीनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक हैं अमृत मोहन प्रसाद। सीआईएसएफ के हैं राजविंदर सिंह भट्टी। पीएसएफ के हैं दलजीत सिंह चौधरी, ठीक है। और आईटीबीपी के हैं राहुल रसगोत्रा। रॉ के हैं रवि सिन्हा। सीआरपीएफ के हैं अनिश दयाल। ये प्रमुख हैं जो भारत की एजेंसियां हैं, उनके अध्यक्ष हैं। तो एसएसबी के कौन है? अमृत मोहन प्रसाद। सीआईएसएफ के राजविंदर सिंह भट्टी। बीएसएफ के दलजीत सिंह चौधरी। आईटीबीपी के राहुल रसगोत्रा और रॉ के रवि सिन्हा और सीआरपीएफ के अनिश दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकारों का गठन किस आयोग के अनुसार, किस समिति के अनुसार हुआ है, किस समिति की सिफारिश पर हुआ है? तो मौलिक अधिकारों का संबंध किस आयोग से है? तो मौलिक अधिकार सरदार स्वर्ण सिंह समिति से जुड़े गए हैं। कौन सी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। तो देखते हैं प्रमुख समितियां और उनसे संबंधित क्या क्या काम हुए हैं। जैसे नानावाटी आयोग, गोधरा कांड, लिब्राहन आयोग, बाबरी मस्जिद, फुकन आयोग, तहलका तैपकांड, हिंटले आयोग, श्रम, जैन आयोग, राजीव गांधी हत्याकांड, हंटर आयोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, नरसिम्हा समिति, वित्तीय बैंकिंग सुधार, राजा चैलैया समिति, कर सुधार, ठक्कर आयोग, इंदिरा गांधी हत्याकांड, बलवंत राय मेहता, पंचायती राज व्यवस्था और बलवंत मेहता पंचायती राज व्यवस्था, श्री कृष्ण आयोग, बम्बई दंगा और सहकारी समिति है केंद्र और राज्य के बीच संबंध में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो वित्त आयोग का उल्लेख आर्टिकल 280 में मिलता है, ठीक है। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में या उससे पहले किया जाता है। वित्त आयोग जो बना था वो वित्त आयोग अधिनियम 1951 के तहत इसका गठन किया गया था। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। और अभी फिलहाल जो 2024 में वो कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है। पहला बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है जो बंगाल की
जो बंगाली खाड़ी में आधिकारिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, बिम्स्टेक के सदस्य कितने हैं? तो बिम्स्टेक से प्रमुख सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, 2024 में मेजबान किसने करी है? थाईलैंड ने। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, ये है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश ढाका में। और बिम्स्टेक कब बना था? 6 जून 1997 बैंकॉक घोषणा के तहत हुई थी। तो बिम्स्टेक का मुख्यालय बांग्लादेश, बना 1997 में। 2024 में जो हुआ वो कहाँ हुआ था? 2024 में हुआ है थाईलैंड में। और जो अभी हुआ है, जो सबसे पहला हुआ था, वो हुआ था दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था कि जन औषधि केंद्रों की संख्या कितनी है? भारत में जन औषधि केंद्र हैं, इनकी संख्या है 13,822। इन केंद्रों पर जेनेरिक दवाएं मिलती हैं जो सस्ती कीमत पर होती हैं। इन जन औषधि केंद्रों पर 80 से 90% छूट पे दवाई मिलती है, जो कि जेनेरिक दवाएं होती हैं, जो सस्ती होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ब्रिक्स की पहली बैठक कब हुई थी? तो ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून 2009 को रूस में हुई थी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, जो ब्रिक्स के शुरू के 5 देश के BRICS, बी से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, कब हुआ? 2009 में हुआ था। तब इसके सदस्य कितने थे? 4। फिर बाद में कितने हो गए? 5। 5वां कौन जुड़ा था? सबसे लास्ट में जुड़ा है साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स जो है 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है। और ब्रिक्स को 5R नाम से भी जाना जाता है। ब्रिक्स को किसके नाम से जाना जाता है? 5R, क्योंकि 5 देशों की जो करेंसी है वो R से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई में। और जो अभी हुआ है ब्रिक्स का सम्मेलन, वो कहाँ हुआ था? वो भी रूस में ही हुआ है। ठीक है, पहला रूस और अभी हुआ है 24 में, वो भी रूस। और ब्रिक्स का जो होता है वो नाम से हिसाब से होता है BRICS। अभी रसिया में हुआ, इसके बाद कहाँ हुआ? 25 वाला इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। इसका सम्मेलन ऐसे होता है। अगला क्वेश्चन, पहला ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? तो पहला ओलंपिक 2024 में भारत ने कितने पदक जीते? 29 पदक जीते। कितने जीते? 29। और पहला ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था? ये हुआ था पेरिस में। ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस में जीते हैं? 2024 में, जिसमें पिछली बार 5 जीते थे। इस बार जो ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, ये रिकॉर्ड पदक जीते गए हैं अब की बार पैरा ओलंपिक में। ठीक है, पैरा ओलंपिक में 29 पदक हैं, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। मेडल टैली में भारत का स्थान 170 देशों में 18वें स्थान पर रहा है। और पैरा ओलंपिक में 170 में कितने स्थान पर रहा है? 18वें स्थान पर रहा है। और पहला ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले कौन कौन है? जैसे अपनी लेखरा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 में गोल्ड जीता है। नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में गोल्ड जीता है। सुमित अंखिल ने भाला फेंक में गोल्ड जीता है। सुमित अंथिल, नीतीश कुमार बैडमिंटन, अमनी लेखरा पहले ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, पैरा ओलंपिक में। और हरविंदर सिंह ने जीता है पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन में। ठीक है, स्वर्ण तीरंदाजी में, यानी हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी ने, धर्मवीर ने पहचा जीता है क्लब थ्रो में गोल्ड। और प्रवीण कुमार ने जीता ऊंची कूद में। और नवजीत सिंह ने जीता पुरुष भाला फेंक F41। नवजीत सिंह जो कि अभी बहुत वायरल हुआ था, जिसने गाली दी थी। ठीक है, गाली वाला वीडियो वायरल हुआ था, दिल्ली का लौंडा, ये वही है नवजीत सिंह। तो कौन से स्वर्ण जीते हैं? तो स्वर्ण जीते हैं अपनी लेखरा ने अमनी लेखरा ने शूटिंग में, नीतीश कुमार ने बैडमिंटन में, सुमित अंतिल ने भाला फेंक में, एथलीट में, हरविंदर सिंह ने तीरंदाजी में, धर्मवीर ने पुरुष क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में, नवदीप सिंह ने पुरुष भाला फेंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ हुआ था? तो SCO का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है? यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब कोई ऐसे लोग हैं जो किसी भाषा को बहुत कम लोग बोलते होते हैं, उनके लिए विशेष अधिकार कौन बनाता है? उसके लिए विशेष अधिकार बनाता है आर्टिकल 350B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था मोलासिस बेसिन किस राज्य में पाया जाता है? तो मोलासिस बेसिन किस राज्य में पाया जाता है? मिजोरम में, जिसे
सीरा बेसिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अभी जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा में के चुनाव हुए हैं, इसमें बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो इसमें बीजेपी ने 29 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक सक्रिय तत्व है फ्लोरीन। कौन सा है? फ्लोरीन। अब पूछा जाए सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, ठीक है। और अब पूछा जाए मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन, ठीक है। अगर पूछा जाए भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व, तो भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पता नहीं क्या पाया जाता है, सॉरी। भूपट्टी पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा धातु एल्युमिनियम, ठीक है। वायुमंडल में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन गैस, और फिर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर पूछा जाए ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन था किस अधिनियम के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है? किस अधिनियम के तहत? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही न्यायालय हो सकता है, जैसे पंजाब और हरियाणा का है चंडीगढ़, ठीक है, ऐसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, H=I²RT से आप क्या समझते हैं? तो H=I²RT है, इसे जूल का नियम है। ये क्या है? ये हीट को दर्शाने वाला समीकरण है, इसे जूल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो आज के इतने क्वेश्चन थे जो मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह अगर आप वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।